हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 7, जिसका टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर्स का डेली कुछ ना कुछ पोर्शन डेली बेसिस पर कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं, ताकि हमारा पूरा चैप्टर इजीली जल्दी कंप्लीट हो सके। आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस को देखकर अपने चैप्टर्स को, अपने पूरे कोर्स मटेरियल को कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं यूनिट 7। आज जो टॉपिक्स हम यूनिट 7 के इंक्लूड कर रहे हैं वो हैं व्हाट इज़ ए पब्लिक एंटरप्राइज, उसकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक स्टडी किया कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने के लिए 3 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म को चूज करते हैं एज पर देयर बिजनेस सूटेबिलिटी। ओके, और ये 3 फॉर्म्स कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस के केस में जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज की जाती हैं वो डिफरेंट है। पब्लिक एंटरप्राइजेस के केस में भी 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में से ही किसी एक को एज पर देयर सूटेबिलिटी चूज किया जाता है, और वो 3 फॉर्म्स हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सो इस यूनिट में हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की इन तीनों फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि गिवन सिचुएशन में कौन सी फॉर्म सूटेबल है। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स एक बिजनेस एंटिटी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हो या कमर्शियल एंटरप्राइज हो, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ओन करती है और मैनेज करती है। इन एंटरप्राइज का जो भी आउटपुट होता है, मींस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ये प्रोवाइड करती हैं, उसे फ्री में सप्लाई नहीं करती। उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट किया जाता है, मींस उनसे रेवेन्यू अर्न किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस में इंक्लूडेड हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस में नेशनलाइज्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, जिन्हें गवर्नमेंट की ओनरशिप और कंट्रोल के अंडर प्रमोट किया जाता है। अब ये नेशनलाइज्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? नेशनलाइज्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मींस वो प्राइवेट कंपनीज जिन्हें गवर्नमेंट पार्शली या कंप्लीटली ओन कर लेती है और कंट्रोल करती है। ये अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जहां गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री पर अपना कंट्रोल चाहती है, सो दैट गवर्नमेंट रेवेन्यू को पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज कर सके। ओके, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब एग्जांपल हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के, जिन्हें नेशनलाइज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। और वहीं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये सब एग्जांपल्स हैं उन एंटरप्राइजेस के जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करती है। ओके, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, उनके बोर्ड्स को गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा पावर्स देती है, और इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी लेकर आई है। 3 स्कीम्स है जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना स्कीम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज महारत्ना स्कीम। महारत्ना स्कीम को 2010 में इनिशिएट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी मेगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, मीन्स जितने भी बड़े बड़े ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनको एम्पावर करना, उन्हें अथॉरिटी देना, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर सकें और ग्लोबली एक बड़े बिजनेस जाइंट के रूप में एमर्ज कर सकें। ओके, अभी तक 8 महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिनके नाम हैं कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज नवरत्ना स्कीम। नवरत्ना स्कीम को 1997 में इनिशिएट किया गया था।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो कंपैरेटिवली दूसरी एंटरप्राइजेस के ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिनके ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें ड्राइव करना, ताकि वो ग्लोबल जाइंट्स बन सकें, ग्लोबली बड़े बिजनेस जाइंट्स के रूप में एमर्ज कर सकें। ओके, इस स्कीम के अंडर जो भी बोर्ड्स थे इन एंटरप्राइजेस के, उन्हें कुछ पावर्स दी गई कुछ एरियाज में, और किन एरियाज में उन्हें पावर्स दी गई, अथॉरिटीज दी गई, वो थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज, थर्ड इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरह कुछ एरियाज थे जिनमें इनके बोर्ड्स को ज़्यादा पावर्स मिली, ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिली, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए। नवरत्न स्कीम के अंडर 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये सब नवरत्न स्कीम के अंडर हैं। इसके अलावा 10 और हैं, ये टोटल 16 हैं जो नवरत्न स्कीम के अंडर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिनी रत्ना स्कीम। मिनी रत्ना स्कीम को भी 1997 में इनिशिएट किया गया। इसके अंडर जितनी भी एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई किया गया, उसे गवर्नमेंट ने ज़्यादा अथॉरिटी दी, फाइनेंशियल पावर्स दी, ताकि वो खुद को सेल्फ एफिशिएंट बना सकें और मार्केट में compete कर सकें। ओके, अभी तक 74 मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। मिनी रत्ना एंटरप्राइजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 में आती हैं मिनी रत्ना एंटरप्राइजेस, वो हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और इसके अलावा भी 54 और एंटरप्राइजेस हैं जो कैटेगरी 1 में इंक्लूडेड हैं। और वहीं अगर कैटेगरी 2 के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें जो एंटरप्राइजेस इंक्लूडेड हैं वो हैं आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सेंट्रल रेड साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड, और इसके अलावा भी 10 और हैं जो कैटेगरी 2 के अंदर ही एंटरप्राइजेस आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट जो 2017-18 में पब्लिश हुई, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 320 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, जिसमें से 244 ऑपरेटिंग थी और बाकी की 76 ने अभी ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं किया था। एंड ये जो 244 ऑपरेटिंग एंटरप्राइजेस थी, इसमें से 165 एंटरप्राइजेस प्रॉफिट में रन कर रही थी एज पर देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स 2015-16 के ईयर के अकॉर्डिंग, और बाकी के 78 एंटरप्राइजेस जो थी वो लॉस में रन कर रही थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के एसेट या सब्सिडरी को सेल करती है, लिक्विडेट करती है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसा करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट को फंड रेज करना है तो भी वो एसेट या सब्सिडरी को सेल कर सकती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नेशन के लिए एक वेल्थ है, इसलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये लोगों के हाथों में रहें, और इसके लिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पब्लिक ओनरशिप को प्रमोट किया जाता है। ओके, सेकंड फीचर है कि जब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में माइनॉरिटी शेयर की सेल करके डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग फिर भी रिटेन रहती है, मीन्स एटलीस्ट वो 51% शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हैं, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट का कंट्रोल भी अपने हाथों में ही रखते हैं। और थर्ड फीचर है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट।
स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स का मेजर पोर्शन मेजर पोर्शन सेल करती है, जो 50% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके साथ साथ वो जो मैनेजमेंट है उस एंटरप्राइज की कंट्रोल है उसे भी ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, तो ये 3 डिफरेंट फीचर्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट की रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि इसे पब्लिक ओनरशिप पर चलाया जाता है। पब्लिक ओनरशिप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्रमोट की जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नेशन की एक वेल्थ है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो लोगों के हाथों में रहें। एंड सेकेंड ये है कि जब भी गवर्नमेंट अपने माइनॉरिटी शेयर्स को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सेल करती है तो वो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग नहीं छोड़ती, 51% एटलीस्ट फिर भी रिटेन करके रखती है, और ताकि उसका कंट्रोल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर बना रहे। थर्ड होती है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पोर्शन अपने शेयर्स का सेल करती है, 50% या उससे भी ज़्यादा, और इसके साथ साथ वो ट्रांसफ़र भी, जो मैनेजमेंट है उस एंटरप्राइज का कंट्रोल है उसे भी ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि वो मेजर शेयर पोर्शन को क्या कर रही है, यहाँ पर सेल आउट कर रही है। ओके, तो ये 3 डिफरेंट फीचर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइजेस मीन्स वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका फॉर्मेशन गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग किसी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ओनरशिप के अंडर किया जाता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल कंपनीज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल फर्म्स, ये सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस में इंक्लूडेड होती हैं। ओके, जिन्हें प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म के रूप में फॉर्म किया जाता है। ओके, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए फ्री होती है, क्योंकि हर बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने हिसाब से वो क्या अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पब्लिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रन किया जाता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना और पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखना। ओके, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट के लिए गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होती हैं, आंसरेबल होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई एजेंसीज होती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस को वो ओन करती हैं और उन्हें मैनेज भी करती हैं। ओके, सेकेंड इज जितना भी कैपिटल एक पब्लिक एंटरप्राइज के लिए रिक्वायर्ड होता है उसका पूरा पार्ट मीन्स टोटल 100% कैपिटल या मेजर पार्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। थर्ड फीचर इज पब्लिक एंटरप्राइज का फॉर्मेशन 3 फॉर्म्स में किया जा सकता है, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी। तो इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म को चूज करके पब्लिक एंटरप्राइज का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट फीचर इज पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रन किया जाता है। इनका जो मेन मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं मीन्स जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल फ्री होती है, वो जो चाहे अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस अपने ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी रखा जाता है। और जैसे हमने अभी पढ़ा ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट के लिए अपनी परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है, राइट क्यों, उनका मेन एम क्या होता है कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के यूज से डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एक फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में हो। सेकेंड इज
जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में उनको चैनलाइज किया जा सके, एलोकेट किया जा सके, ताकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सके। पब्लिक एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर को सिक्योर करना भी होता है एंड इनकम एंड वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज होती है उसे कम करना भी पब्लिक एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव होता है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड में बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, ये इंश्योर करना भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये मोनोपोली की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती हैं कि किसी एक पर्सन की मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में, कुछ बिजनेस हाउसेस के हाथों में नहीं जानी चाहिए। जो भी एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं मार्केट में उनके प्राइजेस पर कंट्रोल रखना, ओके, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेविंग्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरह मोबिलाइज करना जिससे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस की डिमांड्स को पूरा किया जा सके, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज पब्लिक एंटरप्राइजेस में सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रोवाइड कराना भी इनका ऑब्जेक्टिव है, ताकि पब्लिक एंटरप्राइजेस एक मॉडल एम्प्लॉयर मीन्स एक आदर्श एम्प्लॉयर बन सके सबके सामने। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। फर्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस कंट्री को एक इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में एमर्ज करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करती हैं, बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, इवन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाकर उनकी हेल्प करती हैं, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात की जाए, ओके। पब्लिक एंटरप्राइजेस के एक्सपेंशन से इनकम में इनइक्वालिटी कम होती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो लोएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वहीं अगर हम बात प्राइवेट एंटरप्राइजेस की करें तो उनके हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ एंड लोएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में काफ़ी फ़र्क होता है। नेक्स्ट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक पावर सिर्फ कुछ हाथों में नहीं होनी चाहिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करती हैं। अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस ना हो तो इकोनॉमिक पावर कुछ लार्ज बिजनेस हाउसेस के हाथों में चली जाएगी, राइट। पब्लिक एंटरप्राइजेस अपने सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड पब्लिक सबके साथ एथिकली डील करती हैं in comparison to private enterprises. Next topic is problems of public enterprises. First is mostly जितनी भी public enterprises होती हैं उनको private sector companies की तरह as a joint stock company register कराया जाता है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका होता है वो पूरी तरह से कमर्शियल नहीं होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये गवर्नमेंट के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन पर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इन्हें मैनेज करती है। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है काम करने का वो गवर्नमेंट जैसा हो जाता है। एक इमेज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, क्या हो जाएगा, कम काम करेंगे तो भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, सैलरी तो आनी ही है। तो जिस तरह का वो प्रोसीजर होता है, उनका काम करने का तरीका होता है, लेट काम होता है, प्रैक्टिसेस जिस तरह की फॉलो होती हैं, जिस तरह का एटीट्यूड होता है, तो वो सब पब्लिक एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज़ में भी आ जाता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुल्ली प्रोफेशनल नहीं होते और जो भी टॉप मोस्ट पोजीशंस पर होते हैं उनकी जॉब में ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं होती, मीन्स जॉब स्विच बहुत होती है, टॉप मोस्ट लेवल पर ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं देखी जाती। और वहीं अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो मैनेजर लेवल्स हैं, सभी मैनेजरियल लेवल्स की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं या जिस तरह की प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स फॉलो किए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, वैसा ही वो भी फॉलो करने लगते हैं। और पब्लिक एंटरप्राइजेस में रिवॉर्ड देने का, पनिशमेंट देने का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के सिस्टम से ज़्यादा रिजेंबल करता है, ना कि प्राइवेट एंटरप्राइज के। पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए जो लोकेशन चूज़ की जाती है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ नहीं की जाती, ओके। मान लीजिए बैकवर्ड एरिया में उन्होंने सेटअप किया पब्लिक एंटरप्राइज को ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल सके, राइट। लेकिन मान लीजिए जिस
तरह की पब्लिक एंटरप्राइज उस एरिया में सेटअप की गई है, उस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ तक लाना बहुत मुश्किल है, या उस एरिया के लिए वो टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल नहीं है। वैसे एम्प्लॉयज़ उस तरह का जो भी स्किल सेट चाहिए वो हमें वहाँ नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो ऐसे एरियाज़ में सेटअप होती हैं जहाँ टेक्नोलॉजी या तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है या उनके लिए बहुत न्यू होती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो यूनियंस होती हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जो यूनियंस होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो इसलिए जो भी उनका राइटफुल शेयर बनता है वो उससे भी ज़्यादा एंटरप्राइजेस से एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एंटरप्राइजेस भी थोड़ा बहुत उनके अंदर ये होता ही है कि यार वर्कर्स हैं, स्ट्राइक पर चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट। ज़्यादातर पब्लिक एंटरप्राइजेस पुअर परफॉर्मेंस शो करती हैं क्योंकि मैन पावर सरप्लस में होता है, मीन्स जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। ओके, और लोगों की प्रोडक्टिविटी लो होती है ऑलमोस्ट सभी लेवल्स पर। पर्टिकुलरली अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें, जैसे बताया था कि मैनेजेरियल लेवल्स हैं, क्या है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाता है उनका एटीट्यूड ही अलग हो जाता है, राइट। तो परफॉर्मेंस वो उतना नहीं देते, प्रोडक्टिविटी कम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जॉब तो कहीं नहीं जाएगी। पब्लिक एंटरप्राइजेस अगर साइज़ की बात करें तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस से बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में होती हैं, और जैसे जैसे किसी भी एंटरप्राइजेस का साइज बड़ा होता है तो उसके अंदर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस लार्ज होने की वजह से अपनी जितनी भी कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कोप अप करने में ज़्यादा एबल नहीं होती है, इतनी कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो ईजिली डील कर सके। तो इसके साथ ही हमारे इस वीडियो के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। और अगर गाइस आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी फ्यूचर अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चन पेपर्स भी हो सकते हैं, गेस्ट पेपर्स भी आ सकते हैं, राइट। और डेली बेसिस पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर्स भी अपलोड करती रहूं। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है contact@thescholarbrains.com। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।